अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं सलीम ईवान हूँ और हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन कराम, एतजाज़ हसन साहब जो हैं वो हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा नाम है कानूनी मैदान में और सियासी मैदान में भी। नाज़रीन कराम, IMF को इमरान खान साहब के जो ख़त लिखने का एक मामला आप पिछले दिनों से बड़ा बढ़ता चढ़ता हुआ देख रहे हैं और ख़ास तौर पे इसे बड़ा बढ़ा चढ़ा कर बयान किया जा रहा है कि ये मुल्की मुफादात के ख़िलाफ़ है और इमरान खान साहब को अखलाकी लिहाज से भी और बाकी मुल्क जिस हालत में आज फंसा हुआ है उस हवाले से भी ये ख़त जो है वो IMF को नहीं लिखना चाहिए था। नाज़रीन करम, इस पे एतजाज़ हसन साहब का एक मौक़िफ़ सामने आ गया है। आप ज़रा ये वीडियो देखिए, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। मैंने एक असल में IMF का सवाल पूछना है। बड़ी लहदे हुई और बड़ा तनकीद हुई खान साहब पे, ये तो एक कौमी मामला था, तो इस पे तो इसको आप कैसे देखते हैं कानूनी तौर पर भी और वैसे सियासी और अखलाकी तौर पर भी? सवाल उसने भी वैसे कोई बुरा तो नहीं लिया, गलत तो नहीं उठाया। देखो, उसको आपने तो दीवार से लगा दिया, उसका बल्ले का निशान ले लिया। जो वोटर का निशान है, वोटर की प्रॉपर्टी है, पार्टी की नहीं है, वो आपने उससे ले लिया। उसको आखिरी 3 दिनों में 7 फरवरी से पहले आपने 3 उसके खिलाफ फैसले लिए अदालतों ने, और जो इस तरह उन्होंने किया, एक ही दिन बैठ के 14 घंटे बैठ के उन्होंने 14 साल, 7 साल, 10 साल, और ये यके बाद दीगरे सजाएं हैं। ये एक नहीं कि 14 साल में 7 साल भी कट जाएगी और 10 साल भी कट जाएगी, ये 31 साल की सजाएं दे दी उसको, और उसको आपने कहा ये तो दुनिया को दिखा दिया कि ये ख़त्म है। वो जो सजाएं आपने दी है और बात है कि उससे हमदर्दियाँ और लोगों की इमरान खान से होगी, पर जो कमाया मुस्लिम लीग नवाज ने, वो आप देख लें कि उसको खसारा हुआ है बड़ा सख्त इन सजाओं के देने से। और जो इमरान ने सवाल क्या किया है IMF से मुतालिक, उन्होंने कहा ये कर्जा वापस किसने करना है, ये कर्जा वापस किसने करना है। देखें काजी साहब, बड़ी सिंपल सी बात है, जो कोई बात ही नहीं करता, जो कोई बात नहीं करता, मैंने नहीं किसी से सुनी कि पाकिस्तान कर्जा तो ले लेगा, पर वापस किसने करना है? वापस हम अशराफिया ने तो नहीं करना। मेरे पे तो इनकम टैक्स इस तरह नहीं बढ़ेगा जिस तरह के माचिस की डिबिया पे वो ड्यूटी या इंपोर्ट टैक्स या अगर इंपोर्टेड यहाँ का जो भी माल है उस पर कस्टम ड्यूटी, प्रोडक्शन सेल्स ड्यूटी, सेल्स टैक्स, ये बढ़ेंगे। ये वापस गरीब ने करना है, लेना अमीर ने। इस सारे जो IMF के जितने पैसे आए हैं हमारे पास, वो सारा गरीबों को कहाँ मिला है? गरीब तो थ्रू इनडायरेक्ट टैक्सेशन, वो तो वापस अदा करने में उसका जिम्मेदारी है, उस पर हम बोझ डालते हैं। हम खा पी गए हैं कर्जे, कोई 120 बिलियन डॉलर का कर्जा है हमारा एक्सटर्नल डेट, 80 खरब 80 ट्रिलियन रुपीस का डोमेस्टिक कर्जा है। ये कहाँ है? कहीं नजर आता है इसका कोई नहीं? ये तो निशान आपने देखा 2 सूबों में तो हुकूमत बन ही गई संभव, और अब आप क्या समझते हैं कि ये कैसे जो चैलेंजेस हैं, एक तो अपोजिशन में भी खासी है, तो आप कैसे देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये सियासत किस रुख में जाएगी? रिकन्सिलिएशन होगी या माज़ाराई होगी? देखिए, जो एक सिलसिला कॉन्फ्रंटेशन का बनाया हुआ है इस वक्त नून में, और नून को जो कुछ मिल रही है वो इसी बुनियाद के मिल रही है कि उसने कॉन्फ्रंटेशन एक एटीट्यूड रखा है, और जो PTI को उसने इसमें दबाने की कोशिश की है। अब आपने हमारे जो चेयरमैन पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी, उसको भी जो एक बड़ा पॉपुलर कैंडिडेट था हमारे सब कैंडिडेट्स में, वो एक मकबूल कैंडिडेट, और वो जीता हुआ, उसको भी हरा दिया और मार्जिन इतना दे दिया जिस तरह को जो अताउल्लाह तारड़ है वो सबसे पॉपुलर शख्स है इस कैंपेन में। वो कहाँ से पॉपुलर, कौन उसको जानता है? कौन और चौधरी को जानता है या वोट देना चाहता है? लोग सलमान राजा को वोट देना चाहते थे, पर इन्होंने अपने इत्तेहादियों को तक नहीं छोड़ा। अब इसमें मैं समझता हूँ कि मरियम का बड़ा टेस्ट होगा। इकोनॉमिक तौर पे हमें बड़ी मार पड़ेगी, इम्कान सारे ये कहते हैं। मसाइल तो बहुत हैं,
اور مسائل اب کہ یہ اسمبلیوں میں بڑی جماعتوں جنہوں نے زیادہ ووٹ لیے ہوئے ان سے بھی آگے نکل جائے. اب انہوں نے بامر مجبوری، اب میاں صاحب اس سے بھاگ نہیں سکتا کہ اب گورنمنٹ نہ بنائے. گورنمنٹ ان کے کہنے پہ بنانی پڑنی ہے. اور گورنمنٹ میرے یہ بڑے مجھے تو ناخوش نظر آتے ہیں. مجھے تو آج مریم کی اوتھ ٹیکنگ پہ بھی نواز شریف کے چہرے پہ کوئی رونق نہیں تھی، کوئی رونق نہیں تھی. وہ جو شہباز شریف بھی ذرا بجھا بجھا تھا. یہ اس وقت جب آپ کی بیٹی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ بن رہی ہو اور آپ کے چہرے پہ کوئی ایک بھی ہنسی نہ آئے ایک دفعہ. جی ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی. ویڈیو میں آپ نے جیسے کہ دیکھا کہ موقف اعتزاز احسن صاحب جو ہے وہ بڑا دبنگ موقف رکھتے ہیں اس معاملے میں کہ، اور جیسے کہ انہوں نے کہا بھی کہ عمران خان صاحب نے جو خط لکھا ہے وہ بالکل صحیح خط لکھا ہے، اور اس وجہ سے لکھا ہے کہ قرضہ جو لے لیں گے یہ اشرافیہ والے لوگ، نواز شریف لے گا، شہباز شریف لے گا، اور عوام پہ یہ خرچ نہیں ہوگا. ناظرین کرام، یہ اپنے اللہ تللے کریں گے. اس میں سے جو ہے وہ کچھ اپنے ایون فیلڈ جو محلات انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، سننے میں آیا ہے کہ اس کے بغل والا جو پلاٹ ہے وہ خالی ہے، اس پہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ نیا جو ہے وہ ایون فیلڈ تعمیر کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس حوالے سے پھر آئی ایم ایف جو ہے، اب ظاہر آئی ایم ایف کو نے قرضے تو پاکستان کو دینے ہیں، اور انہوں نے بیچ میں سے اپنا کمیشن وغیرہ مار کے تو چیزیں جو ہیں وہ چوری چکاری کے نظر ہو جائیں گی. اور ایک ماچس کی ڈبیا پہ بھی جو ہے وہ غریب نے ٹیکس دینا ہے. آج میں اور آپ جو ہیں وہ ان حکمرانوں کے لیے یہ ٹیکس جو ہیں وہ ہم ادا کر رہے ہیں اپنی مہنگائی کی صورت میں. تو اس صورت میں اعتزاز احسن صاحب نے بجا طور پر یہ کہا کہ انہوں نے کہا کہ جی بالکل صحیح کہا انہوں نے کہ پہلے الیکشن کا فیصلہ ہو جانے دیں. الیکشن میں جو دھاندلی ہوئی ہے، اور دھاندلی بھی نہیں بلکہ دھاندلا جو ہوا ہے، اس دھاندلے کو جو ہے پہلے اس کے حوالے سے ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں. پوری جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے ان کو ساری چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ کیا چیزیں جو ہیں وہ گراؤنڈ پہ ہوئی ہیں اور کس طریقے سے دھاندلی کی گئی ہے. تو تاکہ آئی ایم ایف کو بھی یہ پتہ چلے کہ کون لوگ ہیں جو ان سے قرضہ لے رہے ہیں اور واپس کون کرے گا. تو ناظرین کرام، بہت بہت شکریہ آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لیے. امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور میری ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے. ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور موضوع میں، کسی اور ویڈیو میں. تب تک کے لیے